इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं वो चैप्टर होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन का, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, सबसे पहले देखना होता है सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट, और इसी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट। तो इसका अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में सोचना चाहता हूँ तो इसके जो चैप्टर्स होंगे, द चैप्टर्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर ही हमें रिएक्शन सोचने हैं, वो रिएक्शन सोचने हैं जनरल, वो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? जैसे एग्जांपल के रूप में क्लियर करो कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया एरोमेटिक कंपाउंड, और इस एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन मैंने हैलोजन के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्लियर? और मैंने फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया हेलोबेंजीन। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यहाँ से मैंने सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग की हुई है और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अगर मैकेनिज्म वाली बात करें, अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखना चाहता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना चाहता हूँ, तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जैसे अगर इस केस में बात करें तो AlCl3 इज अ लेविस एसिड, और ये AlCl3 इस हैलोजन के साथ रिएक्शन करके AlCl3 एल्यूमिनियम के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स केवल हैं 6। इसका मतलब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जब एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर? और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके X+ और X AlCl3 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम डायरेक्ट X+ का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका लोन पर अटैक कर ले और पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर डायरेक्ट उसका अटैक हो जाता है। मतलब किसी भी तरह से या तो फुल्ली पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाए या कॉम्प्लेक्स बन जाए, मतलब ओवरऑल आपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर दिया। तो पहला स्टेप एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। जो सेकंड, एक बार जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है। इसका सेकंड स्टेप है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर सबस्ट्रेट। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे बेंजीन हो सकता है, ये बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल के रूप में लिया था, वो लिया है बेंजीन, और बेंजीन के ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर लें, क्लियर, तो इनके पाई बॉन्ड में तो कोई चेंज नहीं है, इसी इलेक्ट्रॉन को आपने इधर शिफ्ट कर दिया और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना दी, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन आपने यहाँ कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलोकलाइज्ड है। तो जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलोकलाइज्ड है तो इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को हम एक साथ बनाते हुए यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ तक डिस्पर्स करके हम कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं। तो ये तो आपने ट्रू कार्बोकेटायन बना रखा है, और इस पर्टिकुलर में जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो अगर कॉम्प्लेक्स वाइज बात करें तो पहले पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जब अटैक कर रहा होगा तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा तो पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर पाई कॉम्प्लेक्स के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, फिर कार्बोकेटायन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर ले, उसी पर्टिकुलर हम बोल देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ओवरऑल आपने बना दिया। मतलब पहले स्टेप में आपने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया, सेकंड वाले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया, और तीसरे वाले स्टेप में अगर इस पर्टिकुलर को देखो तो इस पर्टिकुलर में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, तो मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर। जब मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर को यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे कार्बन sp2 है, केवल एक ही sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक भी है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ये अपने आप को किसी भी तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए वो कोई ना कोई चीज सिस्टम से बाहर निकालेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से प्रोटॉन को निकाल दूं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लूं, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा।
तो प्रोटॉन निकालने के लिए जो तीसरा प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जो आपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन सिस्टम से निकलता है। मतलब अगर मान लो मैं इसे स्ट्रक्चर को लूं जिससे थोड़ा सा हेल्प मिले कि यहाँ से आपने H लिया, यहाँ पे E लिया और यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर रखा है। क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है X प्लस, यहाँ X जोड़ सकते हो, यहाँ X जोड़ सकते हो, यहाँ X जोड़ सकते हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता था। क्लियर? और आप जब यहाँ से AlCl3 है, AlCl3 X नेगेटिव ये जो आपने बना रखा है, ये इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींच ले और प्रोटॉन को खींचते हुए दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे और ओवरऑल आप यहाँ पे बना सकते हो इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूटेड आपने प्रोडक्ट। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर कैटेगराइज करें उसके मैकेनिज्म को देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ओवर एरोमेटिक रिंग और थर्ड डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन के बाद ओवरऑल आपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है एरोमेटिक कंपाउंड के जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो जनरलाइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो रिएक्शन है उनकी कैटेगरी हो सकती है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्लियर? तो हैलोजिनेशन में हाइड्रोजन वहां से सब्स्टिट्यूट होगा, हटेगा और उसी की जगह पे आने वाला है हैलोजन। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा जिसकी बात करते हैं वो होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, इस नाइट्रेशन में क्या होगा कि रिप्लेसमेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन विद NO2, अगर मैंने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट NO2 से करा दिया तो रिएक्शन बोला जाएगा नाइट्रेशन। तीसरा हम कहते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट SO3H से करा दिया तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन बोला जाएगा सल्फोनेशन। चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट R ग्रुप के साथ करा दिया तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब अगर आपने हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट COR ग्रुप से करा दिया, क्लियर? कोई भी एसाइल ग्रुप के साथ करा दिया, COR ग्रुप के साथ करा दिया, R कोई भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो 5 तो जनरल रिएक्शन बोलते हैं हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो हैलोजिनेशन आपने देखा कि सबसे पहले क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब हैलोजिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हैलोजन लोगे, हैलोजन के साथ कोई लेविस एसिड लिया जाएगा और ये लेविस एसिड AlCl3 हो सकता है, ये लेविस एसिड FeCl3 हो सकता है, इवन लेविस एसिड BF3 हो सकता है, इवन कोई मेटल भी हो सकता है, आयरन वगैरह ले सकते हो, जिंक वगैरह ले सकते हो। तो ये लेविस एसिड हैलोजन के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेती है और एक बार जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फाइनल डिप्रोटोनेट करके E को बेंजीन से अटैच कर देगा। अगर मैं नाइट्रेशन की बात करता हूँ तो नाइट्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू नाइट्रिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन इस नाइट्रिक एसिड को देता है और ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को खींच लेता है। क्लियर? जब इस प्रोटॉन को खींच लेगा तो HON डबल बॉन्ड O नेगेटिव इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और ये यहां से वाटर निकालकर सिस्टम से वाटर निकालकर NO2 प्लस का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब NO2 नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये नाइट्रोनियम आयन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल और एक बार NO2 प्लस का फॉर्मेशन कर लिया तो ये NO2 प्लस अटैक करके ओवरऑल सेम मैकेनिज्म फॉलो करते हुए क्लियर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं लेना है क्योंकि डाइल्यूट लेंगे तो वाटर भी होगा। तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सर को हम बोल देते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर और यही नाइट्रेटिंग मिक्सर आपस में रिएक्शन करके NO2 प्लस का फॉर्मेशन कर लेता है और ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लेता है। तो एक तरीका तो ये भी है कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से नाइट्रेटिंग मिक्सर के कॉम्बिनेशन से हम नाइट्रेशन करा दें। दूसरा तरीका ये भी है कि कहीं बना बनाया NO2 प्लस लिखा हो तो भी हम डायरेक्ट करा सकते हैं। कभी कभी सिस्टम में N2O5 ये लिखा हो
तो N2O5 के अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका अगर मैं इस पर्टिकुलर को तोड़ दूं तो NO2 प्लस और यहाँ पे NO3 निगेटिव, तो इसका मतलब N2O5 भी NO2 प्लस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बार NO2 प्लस बन गया तो वो NO2 प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ भी दे देगा। तो इसका नाइट्रेशन हम 3 तरह से कराते हैं। एक नाइट्रेटिंग मिक्सर के साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सर में नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आपस में केमिकल रिएक्शन कराकर NO2 प्लस बना लेती है। दूसरा डायरेक्ट कहीं NO2 प्लस लिखा हो, और तीसरा N2O5, और N2O5 के द्वारा भी हम NO2 प्लस का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो NO2 प्लस बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक कर लेता है। अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो सल्फोनेशन में 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन कर ले, एक सल्फ्यूरिक एसिड एसिड का काम करें और दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड बेस का काम करें। जैसे हमारे ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और दूसरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड बेस का काम करें और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड एसिड का काम करें और यहाँ से वाटर सिस्टम से निकल जाए। तो अगर आपने यहाँ से वाटर निकाल दिया तो यहाँ भी जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो ये है, और ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर लेती है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के बाद ओवरऑल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। कभी कभी इसी पर्टिकुलर में अगर रेजोनेंस की बात कर लें और प्रोटॉन को सिस्टम से निकाल दें तो यहाँ से हमें मिल जाता है SO3। तो ये SO3 भी एज एन इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकती है और बाद में जब डिप्रोटोनेशन कराएंगे तो वो प्रोटॉन ये खींचकर SO3H का फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब सल्फोनेशन हमें 2 तरीके से कराना है। एक हमें कराना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, उसको गर्म कर देते हैं, एक एसिड का काम करती है दूसरे बेस का काम करती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा हम सल्फोनेशन रिएक्शन डायरेक्ट केवल SO3 के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। जब एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे खुद ही इलेक्ट्रोफाइल है, एक बार जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट यहाँ पे दे देगा। क्लियर? इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा होता है, जब बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं SO3H प्लस का फॉर्मेशन करके अटैक कराते हैं और हमने यहाँ पे बना लिया SO3H और पॉजिटिव क्लियर रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे दी। फिर बाद में जब डीप्रोटोनेशन कराते हैं और डीप्रोटोनेशन करा के हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है मतलब अगर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया मतलब पानी एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में है, तो यही पर्टिकुलर बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऊपर एज एन इलेक्ट्रोफाइल H प्लस का अटैक हो जाता है। क्लियर? एज एन इलेक्ट्रोफाइल H प्लस का अटैक हो जाता है और H प्लस के अटैक से अगर इसी के ऊपर H प्लस का अटैक हो जाए तो ये बन जाएगा। और उसके बाद मैं इसको अगर सिस्टम से बाहर निकाल दूं तो अगर मैं इसको सिस्टम से बाहर निकाल देता हूं तो ओवरऑल कंपाउंड ऐसा बन जाता है। तो इसी तरह का रिएक्शन को जब यहाँ पे प्रोटॉन एज एन इलेक्ट्रोफाइल है तो हम इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोटोनेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। मतलब प्रोटोनेशन रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है। प्रोटोनेशन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में H plus will act as an electrophile and that H plus will attack over benzene sulfonic acid to first give this compound will loses SO3H to form this compound। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिस पर्टिकुलर में लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकलता है तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है, डीप्रोटोनेशन है। लेकिन ऐसे केसेस जहां पे H प्लस को छोड़कर कोई दूसरी चीज सिस्टम से बाहर निकलती है, जैसे यहाँ पे आपने क्या निकाला SO3H, तो इसका अगर H को छोड़कर अगर आपने किसी दूसरी चीज को, दूसरे लिविंग ग्रुप को एरोमेटिक कंपाउंड से बाहर निकाला है तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक अलग से नाम भी देते हैं और उसको बोलते हैं इप्सो रिएक्शन। इप्सो रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है। इप्सो रिएक्शन इज सिंपली अ रिएक्शन इन व्हिच SO3H is released from the carbocationic part to form overall compound instead of H plus। H प्लस को निकालना तो सिंपल डीप्रोटोनेशन है, नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर H प्लस को छोड़कर कोई दूसरी चीज को सिस्टम से बाहर निकाली, जैसे मैंने यहाँ पे किसको निकाला SO3H, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इप्सो रिएक्शन। और यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या है?
deprotonation. The deprotonation is also an example of electrophilic substitution reaction. But observe in case of benzene sulfonic acid. अगर मैं बात किया अल्काइलेशन की, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की, तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में अगर हम अल्काइल हैलाइड ले लें और लेविस एसिड का ट्रीटमेंट करें तो यहाँ से हेलोजन निकल सकता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब ये कार्बोकैटायन बेंजीन के ऊपर अटैक कर ले, इवन अगर मैंने अल्कोहल ले लिया और इसके ऊपर H+ का अटैक करा दिया और यहाँ से आपने वाटर निकाल दिया तो यहाँ से भी आपने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया और एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। इवन अगर आपने ईथर भी लिया होता और ईथर के ऊपर भी प्रोटोनेशन करा दें और अल्कोहल को सिस्टम से बाहर निकाल दें और ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल R+ का फॉर्मेशन कर लिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकती है। इवन अगर यही ईथर साइक्लिक ईथर भी होती और इवन इपॉक्साइड भी होता और इपॉक्साइड के ऊपर भी कोई भी एसिड आइदर H+, AlCl3, BF3 कोई भी एसिड ले लिया तो ये लोन पेयर भी इसके ऊपर अटैक करके इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़कर मतलब ये फुल्ली पॉजिटिव चार्ज का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी डायरेक्ट अटैक करके इस पर्टिकुलर को ये तोड़ सकते हैं। तो इसका ओवरऑल भी यहाँ भी R का सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग से हो रहा है, मतलब अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर रिंग से हो रही है। तो इस रिएक्शन को जो नाम दिया जाएगा वो नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, फ्रीडल और क्राफ्ट। तो इन दोनों ने अल्काइल ग्रुप को बेंजीन ग्रुप के साथ अटैच किया, मतलब एरोमेटिक रिंग से अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट किया, इसीलिए इसका नाम आ गया फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप का बेंजीन के साथ अटैचमेंट। क्लियर? तो इसमें हम जनरली जो रिएक्शन देते हैं वो रिएक्शन देखते हैं अल्काइल हैलाइड का AlCl3 के साथ, लेकिन अल्कोहल के साथ भी हो सकता है, ईथर के साथ भी हो सकता है, इवन ये साइक्लिक ईथर के साथ भी हो सकता है। ओवरऑल R को हमें एरोमेटिक कंपाउंड से जोड़ देना है। जब हम बात करते हैं कि R को एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जोड़ देना है तो R मतलब कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के पास स्पेशल टेंडेंसी थी कि वो लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता था। तो अगर लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है तो अगर कभी हम R बना रहे हैं और उसमें रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी है, अगर लेस स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल का फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी है तो वो कार्बोकैटायन सबसे पहले रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करके पहले वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में जाएगा। अच्छा, एक बार मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में पहुंच गया तो उस कार्बोकैटायन को अब बेंजीन के ऊपर अटैक कराना है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहाँ पे आपने ले दिया CH3 CH CH3 CH2Cl और यहाँ पे दिया AlCl3, तो इसका मतलब यहाँ से आपने इस AlCl3 का Cl के साथ रिएक्शन करा के इसको निकाल दिया और निकालने के बाद आपने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दी और हाइड्राइड की शिफ्टिंग से जब मैंने मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन सोचा तब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अब एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा। तो इसका मतलब कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पहले हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ले जाना है, और मैंने पहले बोला था कि ये शिफ्टिंग हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल या बॉन्ड किसी भी तरह की शिफ्टिंग से हो सकती है। तो यहाँ पे आपने जिसका एग्जांपल लिया उसका है हाइड्राइड शिफ्टिंग। इवन मिथाइल भी हो सकता था, फिनाइल भी हो सकता था, बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब लेस स्टेबल को पहले मोस्ट स्टेबल में ले जाइए और मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करा दीजिए। क्लियर? उस तरह से अल्काइल ग्रुप का जुड़ना होगा और इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब एसाइलेशन की बात करते हैं। तो एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को इसके साथ जोड़ना है। मतलब अगर सिस्टम में एसिड हैलाइड है और आपने ले लिया AlCl3, एसिड हैलाइड का AlCl3 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से आपने Cl को निकाल दिया और Cl को निकालने के बाद RCO+ का फॉर्मेशन कर लिया। मतलब अगर कभी सिस्टम में एसिड हैलाइड लिखी हो और उसका रिएक्शन आपने AlCl3 के साथ करा दिया तो यहाँ पे RCO+ का फॉर्मेशन होगा और RCO+ will also act as an electrophile। इवन अगर एसिड एनहाइड्राइड होती, एसिड एनहाइड्राइड हो और इसके ऊपर भी AlCl3 का रिएक्शन करा दें तो यहाँ से भी ये निकल सकता है और निकलने के बाद यहाँ पे बना देगा RCO+ एसाइल कार्बोकैटायन। और ये एसाइल कार्बोकैटायन ये RCO+ एसाइल इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरली CH3 होता है। तो RCO+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि RCO OR हो या RCO इवन OH हो और इसके ऊपर भी अगर मैंने H+ का रिएक्शन करा दिया, किसी एसिड का रिएक्शन करा दिया तो ये अल्कोहल के रूप में भी निकल सकता है।
इवन ये पर्टिकुलर वाटर के रूप में निकल सकता है, और वाटर के रूप में निकलने के बाद भी हर केस में हम कार्बोकेटाइन का जनरेशन कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है, और ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है। तो अगर ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा है और ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कम स्टेबल है क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसी रूप में मॉलिक्यूल पाया जाएगा, इस रूप में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। ये ऑन पेपर है, लेकिन रियल एग्जिस्टेंस जिस रूप में होगी वो कौन सा होगा, ये वाला। और ये मॉलिक्यूल के अंदर ट्रू कार्बोकेटाइन नहीं है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रू कार्बोकेटाइन नहीं है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये कभी भी अब रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। मतलब फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हमें रीअरेंजमेंट नहीं सोचनी है, लेकिन फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमें रीअरेंजमेंट सोचनी है। तो फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में कहीं भी अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो हमें रीअरेंजमेंट कराना है, लेकिन फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हमें डायरेक्ट आरसीओ को, इस कार्बन को पकड़ते हुए एरोमेटिक कंपाउंड के साथ इसका अटैचमेंट कर देना है। तो इस केस में डायरेक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट हमें डायरेक्ट जोड़ना है, लेकिन इस केस में हमेशा केयरफुल होना है कि क्या रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी तो नहीं है, कि क्या ऐसा कोई कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है जिसके बगल में हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल या बॉन्ड शिफ्टिंग से उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर से बोल रहा हूँ, पहले उस कार्बोकेटाइन को बना लो और बनाने के बाद ही उस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन को एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जोड़ो, और उसी तरह से हम सोचेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी मेजर एज कंपेयर टू नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं जनरलाइज करूं तो ये हेलोजनेशन हो सकते हैं, नाइट्रेशन हो सकते हैं, सल्फोनेशन हो सकते हैं, अल्काइलेशन हो सकता है, एसाइलेशन हो सकता है और प्रोटोनेशन हो सकता है। कुछ और भी रिएक्शन है जो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो नेम रिएक्शन के रूप में चले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेमंड-टिमन रिएक्शन, REI रेमंड-टिमन रिएक्शन, तो रेमंड-टिमन रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि फिनॉल का रिएक्शन हम CH, Cl3 और KOH के साथ कराते हैं, और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन का H हटकर वहां पे CHO ग्रुप आ जाता है, और इस रिएक्शन को जो बोल देते हैं वो बोल देते हैं फिडेल-क्राफ्ट, उस रिएक्शन को बोल देते हैं रेमंड-टिमन रिएक्शन। तो होता क्या है कि मैंने शुरू में बोल रखा था कि क्लोरोफॉर्म और बेस आपस में रिएक्शन करके डाइक्लोरोकार्बीन बनाते हैं, और ये डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल के ऊपर अटैक करता है, और उसके बाद OH का रिएक्शन होता है, और उसके बाद ओवरऑल बना लेते हैं CHO। तो इसका मतलब एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे Cl2 कार्बीन डाइक्लोरोकार्बीन, अब ये इसके ऊपर अटैक करे, तो इस रिएक्शन को भी बोला जाएगा फिडेल, इस रिएक्शन को भी बोला जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इवन अगर आपने कोल्बे रिएक्शन की बात कर ली, कोल्बे रिएक्शन करते क्या है कि हम फिनॉल लेते हैं, इस फिनॉल का रिएक्शन NaOH और क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, क्लियर, और इस पर्टिकुलर से ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे आपने CO2 को ओवरऑल इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन को कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में CO का जुड़ना है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने क्या किया था कि CHO को जोड़ा था, इसका मतलब फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो फॉर्माइलेशन फिडेल रेमंड-टिमन रिएक्शन है, और कोल्बे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो कोल्बे और रेमंड-टिमन भी एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर बात करें डाइसो कपलिंग रिएक्शन, तो डाइसो कपलिंग रिएक्शन जो एग्जांपल आता है वो एग्जांपल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डाइसो कपलिंग होता क्या है कि जब आपने फिनॉल या एनिलीन, फिनॉल या एनिलीन NH2 कर दें एनिलीन, तो जब आपने फिनॉल या एनिलीन का रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से करा दिया, क्लियर, PHN2Cl बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से करा दिया, तो इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होने के कारण अब ये पैरा पोजीशन को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, और ये पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होगी, तो ये पैरा पोजीशन का इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक करके इसके साथ अटैच कर लेगा। मतलब एक ये
इस पर्टिकुलर के साथ कपल हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन में भी अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट को देखें तो OH या NH2 और यहाँ पे बेंजीन N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे है PH, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ के हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को भी बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डाइसो कपलिंग रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है, बल्कि डाइसो कपलिंग रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इवन अगर आपने नाइट्रोसेशन रिएक्शन कराया, नाइट्रोसेशन रिएक्शन, तो नाइट्रोसेशन रिएक्शन इज आल्सो एज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करा दिया, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaONO और HCl यहां से NaCl निकल जाता है और NaCl निकलने के बाद बना लेता है HNO2। एक बार HNO2 बन गया, क्लियर, उसी मीडियम में HCl मौजूद होगा, तो ये HCl का H+ इसके ऊपर अटैक करके NO+ का फॉर्मेशन कर देता है और साथ साथ वाटर सिस्टम से बाहर निकल जाती है। तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया, एक बार से इलेक्ट्रोफाइल आपने बना लिया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब फिनॉल के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक कर लेगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करके हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर के पैरा पोजीशन NO को अटैच कर देते हैं। तो इसका अगर NO का अटैचमेंट होता है तो दैट रिएक्शन इज नाइट्रोसेशन रिएक्शन, और अगर NO2 का अटैक नहीं होता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने नाइट्रेशन देखा जब NO2 आया, और यहाँ पे आपने नाइट्रोसेशन देखा जब आपने यहाँ पे रिएक्शन में NO का अटैचमेंट किया है। क्लियर? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड में अगर जनरल रिएक्शन देखें कोई भी हो तो वो जनरल रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म को एनालाइज करें तो रिएक्शन के मैकेनिज्म में इस पार्ट में एरोमेटिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में एरोमेटिक कंपाउंड पहले नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप होगा, दिस स्टेप विल बी स्लो, और अगर ये स्लो है तो यही आपका रिएक्शन का RDS होगा। क्लियर? और अगर ये रिएक्शन का RDS है, आप ध्यान से देखिए, अगर ये रिएक्शन का RDS है, क्लियर, इस पर्टिकुलर में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसके ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा है तो क्या वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो इसका मतलब अगर बेंजीन से कोई ग्रुप ऐसा लगा है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस M के रूप में भी हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन के रूप में भी हो सकता है, प्लस I के रूप में भी हो सकता है। मतलब अगर आपने बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर रखा है जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब जिसमें प्लस M लगा हुआ है, हाइपर कंजुगेशन लगा हुआ है या प्लस I लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लियर, तो वो रिंग के अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा। रिंग का जब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो वो किसी इलेक्ट्रोफाइल को बहुत ही आसानी से अटैक कर लेगा। मतलब जो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं वो रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं, वो रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं, और अगर वो रिएक्शन को फास्ट कर रहे हैं तो इस तरह के ग्रुप्स को बोला जाता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफाइल, कि जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच ग्रुप है, अगर वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक फास्ट करा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक फास्ट करा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को बोला जाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वो सारे ग्रुप जिसका नेचर प्लस M का है, वो सारे ग्रुप जिसका नेचर हाइपर कंजुगेशन का है, प्लस हाइपर कंजुगेशन का है, और वो सारे ग्रुप जिसका नेचर प्लस I का है, ऑल विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर पावर की बात कर लें तो पावर हमेशा डोमिनेटिंग होगा। तो इसमें मैंने क्या बोला था, सबसे पहले प्लस M, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में प्लस I, और M का ऑर्डर में लिखवा चुका हूं कि O नेगेटिव, फिर NH2, फिर NHR, फिर NR2, फिर OH, फिर OR, फिर NHCOR, फिर OCO